दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं, है ना। अब ऐसा है कि काफ़ी सारे रीजंस थे, क्लासेस नहीं ले पा रहा था मैं। तो अभी ऐसा है कि अब यहाँ से आगे क्लासेस रेगुलर चलेंगी ऑनलाइन अपनी। और एक चीज़ और बतानी थी, क्योंकि रिसेंट टाइम में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस काफ़ी कवर कर रहा था। तो अभी ऐसा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट फर्स्ट के लिए मतलब सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता होगा, सिलेबस भी उसके अनुसार चेंज हो गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है पेपर का, है ना। ये सब चीज़ चेंज हो गई है, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस बदल गया है। तो जो नया सिलेबस है ना, उसमें विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है, अ कंसोलेशन। ठीक है, वो है सोनेट नंबर 29। तो उसको हम आज पढ़ेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर किसी को पेपर पैटर्न समझ में नहीं आया नया वाला, या सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताना कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। मैं फिर एक वीडियो उस पर बना दूंगा पेपर पैटर्न एंड सिलेबस पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अ कंसोलेशन, जिसका दूसरा टाइटल ये भी है, लाइन पहली लाइन पोएम की, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आईज, है ना। तो ये सोनेट है, और ये कौन सी सोनेट नंबर 29। अच्छा, थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। विलियम शेक्सपियर, वैसे तो हम बच्चों को सब पता होगा जिन्होंने मतलब पहले मेरी वीडियोस देखी है, परंतु क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 12th तक इंग्लिश लिटरेचर सबके पास होती भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि विलियम शेक्सपियर, तो जो अपने विलियम शेक्सपियर हैं, ये इंग्लिश के सबसे बड़े राइटर्स में से सबसे बड़े राइटर ही मानेंगे, मतलब देखा जाए सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट मानेंगे। इन्होंने बहुत ही फेमस फेमस ड्रामा लिखे हैं, और पूरी 154 सॉनेट्स भी लिखी हैं, 154 सॉनेट्स लिखी हैं। फिलहाल तो हम सॉनेट की बात करेंगे ना। तो देखो, विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, और 1616 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज बोलो या अर्ली रेनेसां भी बोल सकते हो। रेनेसां पीरियड 1500 से लेके 1660 तक चलता है एक तरीके से। बेसिकली 1650 मतलब 1649 1650 के आसपास खत्म हो जाता है, परंतु हम मोटा मोटा देखते हैं आइडिया 1660 पे चलता है ना। तो इसी पीरियड के अंदर एलिजाबेथन एज आता है। एलिजाबेथन एज का पीरियड है 1558 टू 1603। एक्चुअली ये वो पीरियड है जब क्वीन एलिजाबेथ ने राज किया था, कहाँ पे, इंग्लैंड पर, 1558 टू 1603। तो इस पीरियड को हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री इस पीरियड में लिखी। साथ में उन्होंने कुछ चीजें बोल सकते हैं आप लोग 1603 से लेके 1625 ये पीरियड पड़ता है। इसको बोलते हैं जैकोबिन एज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैकोबिन, जैकोबिन एज, जैकोबिन एज। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर 1616 मर गए, यानी क्या कह सकते हो आप, 1603 टू 1616 मतलब 1616 तक, इन 13 साल में भी इन्होंने लिखा था। तो अभी हम लोग ये सब हमने बेसिक आइडिया देख लिया एक तरह कि विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, ये किस एरा में बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज में बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज क्या है, मतलब इसे एलिजाबेथन एज क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ ने इस पीरियड में रूल किया था 1558 टू 1603 में, और उसके बाद 1603 से लेकर 1625 तक आता है जैकोबिन एज। ठीक है, तो कुछ राइटिंग विलियम शेक्सपियर की जैकोबिन एज में भी रही। अब ये सोनेट नंबर 29 है, ये लिखी तो गई थी लगभग लगभग 1590 के बाद में, आसपास, कोई पता नहीं किसी को डेट कब लिखी गई। ये सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया ही 1590 के आसपास से उसके बाद में लिखी गई। ठीक है, परंतु ये पब्लिश हुई थी 1609 में, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो सारी सोनेट्स है ना, ऑल 154 सोनेट्स, वो सबकी सब 1609 में एक साथ ही पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसलिए ये कन्फर्म है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, और मैं कुछ चीज़ और बताऊंगा आपको इसके बारे में। हाँ, तो देखो, विलियम शेक्सपियर की 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स है ना, वो फेयर यूथ को बिलोंग करती हैं। किसको बिलोंग करती हैं? फेयर यूथ को, यानी कि एक अननेम्ड, यानी जिसका नाम नहीं पता, अननेम्ड यंग मैन, कोई अननेम्ड यंग मैन है जिसको लिखी है इन्होंने, क्यों, विलियम शेक्सपियर ने। और वो, उस आदमी का नाम किसी को नहीं पता, कोई बोलता है वो कोई WH है, कोई बोलता है कौन है, कुछ और है, तो ये हमको नहीं पता है। बस एक अननेम्ड यंग मैन है जिसको लिखी गई है, जिसको एड्रेस की गई है। तो ये इसी के बीच में आती है 29 नंबर। ठीक है, तो ये भी एक फेयर यूथ को लिखी गई पोयम है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। तो पहली लाइन,
when in disgrace with fortune and men's eyes। तो देखो, when in disgrace with fortune and men's eyes, disgrace with fortune, it means किस्मत साथ नहीं दे रही। fortune means fate, किस्मत, destiny आपकी ना। fortune आपकी साथ नहीं दे रही है and men's eyes, और दूसरों की नजरों में आप, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि दूसरों की नजरों में आप गिरे हुए हो, ये आपके दिमाग में बातें हैं, ठीक है। when in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state। तो पोएट I, देखो फर्स्ट पर्सन, वो खुद बोल रहा है ना, खुद डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई मैं जो हूं ना वो कैसा हूं, फिलहाल मुझे लग रहा है कि माई फेट इज नॉट वर्किंग, मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, काम नहीं कर रही है, किस्मत ने धोखा दे दिया है, साथ में मतलब किस्मत मुझे बहुत ही बुरी नजर निगाहों से देख रही है, एक तरीके से किस्मत मेरे साथ नहीं है, और दूसरे जो लोग हैं ना मेन साइज, उनकी नजरों में मैं गिरा हुआ हूँ बिल्कुल। ना किस्मत साथ है ना लोग साथ है, लोगों की नजरों में मैं गिरा हुआ हूँ। आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट एंड व्हाट एम आई डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, किस चीज पे रो रहा हूँ, ऑन माई आउटकास्ट स्टेट, आई एम ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट स्टेट का मतलब हो गया कि अलग थलग, मैं सबसे अलग थलग पड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स मुझे ना कंपनी मिल पा रही है लोगों की, है ना, दोस्त फ्रेंड्स जो होते हैं ना तो वो है लाइफ में, ना किस्मत साथ दे रही है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। तो पहली दो लाइन में एक चीज पता चल गई पोएट की क्या हालत है, वो जीवन में कैसा है, वो अलोन है, ही इज अलोन, अकेला है ना, आइसोलेटेड, अकेला थका थका पड़ा है, और वो इस वक्त कैसा फील कर रहा है, डीमोटिवेटेड बहुत ज्यादा, है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कहने का मतलब उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी अच्छा उसके साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, वो खुद ही खुद पे विलाप कर रहा है, एक्चुअल में खुद पे रो रहा है, ही इज क्राइंग ऑन हिमसेल्फ एंड कंसिडरिंग हिमसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ आउटकास्ट, मतलब वो खुद को ऐसा मान रहा है कि मैं बिल्कुल ही अलग थलग, एक अलग बिल्कुल सब दुनिया से हटकर ही पड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे तो नहीं होता है क्या, पहले अनटचेबिलिटी चलती थी, अनटचेबिलिटी चलती थी, तो जिन लोगों को बड़ी कास्ट के लोग मतलब अनटचेबल मानते थे, तो क्या करते थे, उनको अपने आसपास भटकने नहीं देते थे, उनको शहर के दूर बाहर रखते थे, शहर के बाहर उनके घर होते थे अलग ही, बिल्कुल सेपरेट, उनको अलग थलग पटक दिया जाता था। उसी तरीके से राइटर बोल रहा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि सारी दुनिया तो एक जगह है और मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ हूँ इनसे। अब आगे देखिए, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। अच्छा एक चीज और, ऑल अलोन, ये ऑल अलोन लिखा हुआ है ना, ऑल अलोन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, ऑल अलोन। बोल के देखो क्या आ रहा है पहला साउंड, ऑल, अ, अलोन, अ क्या है, अ क्या है, अ एक वॉवल साउंड है, क्या है, वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये है असोनेंस, क्या है ये, असोनेंस। वॉवल साउंड का रिपीटिशन हो, चाहे वर्ड के स्टार्टिंग में हो, चाहे वर्ड के बीच में हो, चाहे वर्ड के एंड में हो, जब वॉवल साउंड का रिपीटिशन कहीं पर भी हो रहा हो लगातार, तो उसे असोनेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। अब देखो, ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, अब ये बंदा जो है मतलब पोइट खुद ये क्या कर रहा है, ट्रबल डीप हेवन, ये विद बूटलेस क्राइज, वो बोल रहा है कि मैं अपनी व्यर्थ, मतलब किसी काम की नहीं, बिल्कुल व्यर्थ, बूटलेस मतलब व्यर्थ ही होता है, ठीक है, कहीं समझ नहीं पाओ इसलिए बताया तो बिल्कुल टोटली किसी काम की नहीं, व्यर्थ क्राइज, यानी कि मैं लगातार विलाप कर रहा हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, मैं लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ क्राइज का मतलब ये बोल दो कंप्लेन करना, कि वो लगातार चिल्ला रहा है, मतलब कंप्लेन कर रहा है, किसको, हेवन को, हेवन कौन है, गॉड। देखो हेवन में क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हेवन में यूज हुआ है मेटोनमी, क्या यूज हुआ है, मेटोनमी यूज हुआ है, मेटोनमी, ठीक है। मेटोनमी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जब कोई एक चीज, एक वस्तु को या कोई चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बताते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं, यहाँ हेवन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और वो किसी उस व्यक्ति से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है, जैसे हम बोले ताज या सिंहासन, हम बोलते हैं सिंहासन ने निर्णय लिया, तो सिंहासन निर्णय थोड़ी लिया, इसका मतलब राजा ने निर्णय लिया, तो सिंहासन राजा से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, उसके बॉडी का हिस्सा नहीं है परंतु क्लोजली एसोसिएटेड है। इसी तरह से हेवन, हेवन किसका, गॉड, एंजल्स, इनका। तो जब
वो बोल रहा है मैं हेवन की तरफ चिल्ला रहा हूँ, हेवन की तरफ कंप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब गॉड से कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हेवन क्या है, एक मेटोनमी यूज हुई है हेवन में, क्योंकि वो गॉड से संबंधित है, क्लोज है। ठीक है, मेटोनमी। एक और फिगर ऑफ स्पीच कभी आएगी किसी पोएम में, उसे बोलते हैं सिनकडकी, वो भी ऐसी सिमिलर होती है पर उसमें थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, वो बताऊंगा कभी बाद में। तो ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, मैं अपनी व्यर्थ बिना किसी मतलब की कंप्लेन्स से किसको परेशान कर रहा हूँ, हेवन को परेशान कर रहा हूँ। ट्रबल डीप हेवन। अब और वो हेवन कैसा है, डीप, बहरा हो चुका है, वो मेरी बात को सुन नहीं रहा है, यानी गॉड मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैं उसे चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और फिर मैं खुद को देखता हूँ, क्योंकि भगवान तो रेस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, वो तो मेरी सुन ही नहीं रहा। देन आई लुक अपॉन माई सेल्फ, मैं खुद की तरफ देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, और मेरी किस्मत को मैं कोसता हूँ। उसकी हालत ऐसी है कि नथिंग इज वर्किंग इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, एक्चुअली देखा जाए तो। फॉर्चून, ना किस्मत साथ है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ना लोग उसके साथ में। ठीक है, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है लाइफ में, आइसोलेटेड, टोटली अलोन, है ना। फिर वो कंप्लेन कर रहा है गॉड को अपनी इस परिस्थिति के बारे में, लगातार गॉड से कंप्लेन कर रहा है, चिल्ला रहा है उसके प्रति, परंतु गॉड इज टोटली मतलब एक तरह से डीप हो गया, बहरा हो गया है। ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू हिज कंप्लेंट्स, है ना, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा उसकी कंप्लेन। अब इसके बाद में ये खुद ही की तरफ झांकता है, खुद की किस्मत को कोसता है कि हे भगवान, ये क्या किस्मत मिली है मेरी लाइफ में, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। कर्स माई ओन फेट, एक्चुअली खुद की कर्स, खुद की किस्मत को कोस रहा है, वो खुद की किस्मत को श्राप दे रहा है एक तरह से। अब ये परिस्थितियां हमको समझ में आ गई यहाँ तक कि राइटर की क्या परिस्थितियां चल रही है ना, उसकी लाइफ किस तरह की चल रही है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड पजेस। अब अगली दो लाइन जो है ना, नेक्स्ट टू लाइन्स, ये बहुत खिचड़ी पक गई है, मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे ना आप लोग को समझने में इजी रहेगा। तो देखो नेक्स्ट टू लाइन्स, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed। इसमें अब ये खुद का कंपैरिजन कर रहा है दूसरे लोगों से। देखो, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कि मैं खुद की किस्मत को कोस रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं, विशिंग यानी उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे एक तरीके से, आई एम होपिंग फॉर ए मोर होपफुल लाइफ, एक तरीके से कि भाई वन मोर रिच इन होप, कि एक ज्यादा उम्मीद से भरी हुई लाइफ मिले मुझे, एक किस्मत ऐसी मिले, ऐसी लाइफ मिले इसमें थोड़ी ज्यादा उम्मीद हो। फिलहाल वाली लाइफ में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वो तो होपलेस चल रही है मेरी बिल्कुल, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ में। तो एटलीस्ट आई एम होपिंग कि भाई कुछ तो एक बेटर मिले। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कि कम से कम थोड़ी सी होप में ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा आशाएं हो, जिससे मुझसे ऐसी किस्मत मिले मुझे जिसमें थोड़ी सी ज्यादा आशाएं हो, थोड़ी सी ज्यादा आशाएं हो, है ना। फीचर्ड लाइक हिम, जैसे कि उसकी है। अभी लाइक हिम, ये हिम कोई व्यक्ति है जिसकी तरफ मतलब कंपैरिजन करते हुए बोल रहा है कि फीचर्ड लाइक हिम, उसके जैसी थोड़ी कम से कम ज्यादा उम्मीदों वाली किस्मत लाइफ मिले मुझे, उसके जैसी। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड, या फिर उसके जैसी जिसके साथ में बहुत सारे दोस्त हैं। अब देखो दूसरों से तुलना हो रही है ना, कि एक तरफ तो भाई ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम जिसमें मैं थोड़ा होपफुल रहूं, चीजों के प्रति आशान्वित रहूं, होपफुल रहूं, है ना, जैसे कि उस व्यक्ति के जैसी, या फिर उस व्यक्ति के जैसी जिसके पास बहुत सारे मित्र हैं। तो इस तरह से दूसरों की चीजों से कंप्लेन कर रहा है खुद को, मतलब सॉरी कंपेयर कर रहा है खुद को, है ना। एक तो पसीने इतने भयंकर आ रहे हैं गर्मी में, पंखा चला दूंगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, आवाज आएगी ना फिर, इसलिए कूलर पंखे तो मैंने सब बंद कर रखा है फिलहाल। तो देखो, तो उसने लोगों से कंपेयर किया खुद को कि या तो उस जैसी थोड़ी सी ज्यादा होपफुल किस्मत दे दो, या उस जैसे मित्र दे दो, मतलब वैसा कुछ होना चाहिए मेरे पास में। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, अगली लाइन में भी सेम चीज, इच्छा जता रहा हूं मैं कि या तो इस आदमी जैसी कला, या दैट मैंस स्कोप, या उस जैसी कलाओं की, मतलब स्कोप का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे इसने बोला आर्ट, एक कला, या उसका जैसा स्कोप, यानी उन कलाओं को कितने वाइड लेवल पर इस्तेमाल कर सकता है, कितने बेहतर ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकता है, स्कोप उस चीज की बोल रहा है। या तो उस आदमी जैसी स्किल्स दे दो मुझे, या फिर उस आदमी जैसी स्किल्स को इस्तेमाल करने की टैलेंट वो दे दो। मतलब ये सब वो कंपैरिजन कर रहा है कि उसके पास तो देखो स्किल्स हैं, उसके पास तो स्किल्स को यूज करने का टैलेंट है, ये सब चीजें हैं, बेटर स्कोप है लाइफ में, बेटर चांसेस है कुछ करने का। तो ये सब लोग को देख देख के वो मतलब खुद को कंपेयर कर रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ इन जैसा हो तो बेटर रहेगा, है ना। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, और इनफैक्ट वो बोल रहा है कि विद वॉट बोल के देखो, विद एंड वॉट, पहला वर्ड क्या आ रहा है, वी, वा, वॉट में वा आ रहा है ना। तो वा साउंड किसकी होती है, वा साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट,
ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो जाए लगातार, यानी जैसे विद, व्हाट, वर्ड के स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? अलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अलिट्रेशन यूज हुआ है। विद व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट, कि भाई जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, उन्हीं में मुझे मजा नहीं आ रहा, उन्हीं से मुझे कंटेंटमेंट, संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। आई एम नॉट हैप्पी विद द थिंग्स एक्चुअली आई लव, मतलब जिन चीजों को, जो चीज मुझे पसंद है ना, वही मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। ये इशू हो गया है पोइट के साथ में, राइटर के साथ में, कि भाई चलो दूसरी लोग मेरे पास, मेरी लाइफ में तो अच्छा चल ही नहीं रहा, मैं दूसरों को देख रहा हूँ कि उस जैसी किस्मत हो, उस जैसे दोस्त हो, उस जैसी मतलब स्किल्स हो, उस जैसे स्किल्स को यूज करने का तरीका हो, फलाना ढिकाना ये सब हो, पर वो सब भी छोड़ो। मैं तो जिन चीजों को मेरे पास हैं और जिनको मैं एंजॉय करता हूँ, एक्चुअली जो चीजें मुझे पसंद हैं, वो भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, वो भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, और इन्हीं सभी विचारों के बीच में आई एम हेटिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही से नफरत कर रहा हूँ। माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, डेस्पाइजिंग मीन्स हेटिंग, यानी खुद ही से नफरत कर रहा हूँ। यानी मेरी इतनी बुरी परिस्थिति है कि मैं खुद से प्यार करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, मुझे तो खुद से नफरत होने लग गई है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। अब देखो, और अब इसके बाद में पोइट में, इस ये सोनेट है, सोनेट 14 लाइन की सोनेट है, 8 लाइन में प्रॉब्लम और लास्ट की 6 लाइन में सॉल्यूशन। ठीक है, 14 लाइन की सोनेट होती है, सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की पोएम होती है। शुरू की 8 लाइन में तो प्रॉब्लम बताई है पोइट ने खुद की, अब लास्ट के 6 लाइन में वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो वो बोल रहा है कि येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, कि मैं खुश होके फिर सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। आई थिंक ऑन दी मतलब यू, तुम्हारे बारे में, एंड देन माई स्टेट, और फिर क्या होता है, मेरी स्टेट, मेरी जो अवस्था है, देखो उसमें कैसे परिवर्तन आएगा वो बताएगा, है ना, कि इन सब परिस्थितियों के बीच में कि मैं खुद से मतलब नफरत कर रहा हूँ एकदम, सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब आई एम ऑलमोस्ट हेटिंग माई सेल्फ, और उसी दौरान मुझे तुम्हारा ख्याल आता है, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट। तो उसी दौरान तुम्हारा ख्याल आते ही मेरी परिस्थिति कैसी हो जाती है, जैसे कि एक लार्क, लार्क एक पक्षी है, ठीक है, लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे मीन्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, कि जैसे एक पक्षी सुबह सुबह अराइजिंग फ्रॉम द सलन अर्थ, सलन अर्थ का मतलब यहाँ पर एक तरीके से है, अर्थ की बात हो रही है, और सलन अर्थ इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि पोइट जो है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो उसे तो धरती पूरी बेकार ही लगने नजर आ रही है, सब लोग बुरे नजर आ रहे हैं, उसको तो कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है लोगों में, तो उसकी प्रति उस तरह से बोल रहा है सलन अर्थ, यानी कि जिस तरीके से इस दुनिया से ऊपर उठकर लार्क पक्षी वो सुबह सुबह ऊपर उठता है और आसमान में उड़ता है, और फिर वहां क्या करता है, सिंग हाइम्स एट हेवेंस गेट, और अपने गीत गाता है, कहाँ पे गीत गाता है, अपने हेवेंस गेट, स्वर्ग के द्वार पे। अब एक्चुअली स्वर्ग के द्वार पे थोड़ी पहुंच गया वो, परंतु क्या कहना चाह रहा है राइटर, यानी बहुत ऊंचाई पे जाके गीत गा रहा है, जैसे कि ऐसा लगता है कि उसके बाद स्वर्ग में ही पहुंच गई, है ना, उस तरीके से। तो जिस तरीके से लार्क, लार्क पक्षी सुबह सुबह उड़ के आकाश में पूरे दम से अपने गीत गा रहा है, उसकी आवाज स्वर्ग के द्वार तक पहुंच रही है ना। अभी मैं बताऊंगा इसमें फिगर ऑफ स्पीच हुई है इस्तेमाल, वो बताऊंगा, परंतु पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना, ठीक है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, है ना। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से वो जो पक्षी है वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, अब पृथ्वी से दूर जाने का मतलब है, देखो पोइट ने बोला है, पोइट को दुनिया में कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा, उसे पृथ्वी पूरी बेकार लग रही है, सब कुछ, सब सारी परिस्थिति खराब नजर आ रही है ना, बेसिकली खुद के लिए, खुद की नजर से देख रहा है वो ना। तो उस परिस्थिति में स्काई लार्क स्काई लार्क भी पोएम है, कभी पढ़ोगे तो बताएंगे ना। तो लार्क जो है ना वो आसमान में उड़ रहा है, तो वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो वो एक्चुअली हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है ना, सैड परिस्थिति से वो हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, और वो आकाश में पहुंच के गीत गा रहा है, बल्कि बड़े खुश होके, और उसकी आवाज स्वर्ग तक जा रही है। तो उसी तरीके से जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, वो अपने एक मित्र की बात कर रहा है, आई थिंक ऑन दी, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इन सब परिस्थितियों के बीच में तुम्हारा मेरे अंदर ख्याल आता है, तो मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ जैसा कि
वो पक्षी जब आकाश में पहुंच के से उस अपने गीत गाता है तो कितना खुश होकर अपने गीत गाता है, उसकी आवाज स्वर्ग तक पहुंच जाती है। उस जैसा ही एक्सपीरियंस मैं फील करता हूँ। आई स्टार्टेड टू फील लाइक, मतलब आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। मैं हैप्पी फील करने लगता हूँ, मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ मन में, बिल्कुल ही वैसा होने लग जाता है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस्तेमाल हुई, सिमिली इस्तेमाल हुई है, सिमिली। तो पोइट ने क्या किया है, जो लार्क पक्षी है ना, उसको कंपेयर किया है अपने फ्रेंड से। ठीक है, जिस तरह से लार्क पक्षी आसमान में जाके गीत गाता है और बहुत ही मधुर गीत गाते हुए मतलब एक तरह से पूरा माहौल बदल दिया पोएट का। तो उसी तरीके से जो उसका फ्रेंड है ना, मतलब लार्क क्या करता है, आकाश में जब गीत गाता है तो पूरे नेचर का माहौल बदल जाता है एक तरीके से। उसी तरह से माहौल बदल दिया पोएट का, किसने, उसके फ्रेंड ने। जैसे इसके फ्रेंड का ख्याल उसके दिमाग में आया, वो भी हैप्पी हो गया, वो भी बहुत खुश हो गया। जिस तरह से लार्क के गीत को सुन के पृथ्वी, एनवायरमेंट, नेचर खुश हो जाता है, उसी तरीके से वो भी खुश हो गया अपने मित्र के ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे लार्क और उसके फ्रेंड को तुलना की गई है, तो इसे बोलते हैं हम सिमिली। क्या बोलते हैं हम, सिमिली। और सिमिली में हमेशा लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन साफ साफ नजर आता है। ठीक है, यहाँ भी लाइक इस्तेमाल किया, लाइक टू द लार्क। ठीक है, ओके। तो खुद की परिस्थितियों को एक तरह से उसने एकदम बदल के चेंज हो गई अपने फ्रेंड का ख्याल आते ही। अब आगे देखो, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। अब फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर, अब तुम्हारा वो बहुत ही स्वीट लव, बहुत ही मिठास भरा हुआ प्रेम मुझे याद आ गया। मतलब अपने मित्र के बारे में बोल रहा है, तुम्हारे वो ख्याल मुझे याद आ गए, वो प्रेम मुझे याद आ गया। सच वेल्थ ब्रिंग्स, और इस प्रेम ने मेरे जीवन में ऐसा धन ला दिया। यानी अचानक ही उसका पूरा मूड चेंज हो गया है, उसको अपने मित्र का ख्याल आते ही, और ऐसा लग रहा है उसके जीवन में एक ऐसा धन आ गया है, मतलब वो हैप्पीनेस का धन आ गया है, एक्चुअल में वो पॉजिटिविटी का धन आ गया है। और ऐसा धन आ गया है, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद द किंग्स, कि भाई ऐसे धन को तो, मतलब ऐसे धन के साथ मैं इतना खुश हूं कि मैं अब अपनी अवस्था को चेंज नहीं करूंगा राजाओं के साथ में। यानी कि अगर मुझे कोई ऑफर दे कि तू वहां का राजा बन जा, या तू राजा जैसा तेरे को साम्राज्य मिल जाएगा, उसकी जैसी खुशियां मिल जाएंगी, तो ना भाई ना, मुझे नहीं चाहिए राजाओं की खुशियां, राजाओं जैसे साम्राज्य। मुझे अब एक ऐसा धन मिल चुका है कि मैं उसको कभी एक्सचेंज नहीं करूंगा किसी भी राजा के साथ में। मैं ज्यादा हैप्पी हूँ इन राजाओं से भी। देखो आज कितना सैड था वो, कितना बेकार मूड में था, अचानक फ्रेंड का ख्याल आते ही उसका सारा मूड बदल जाता है, और वो ऐसा बोलता है कि भाई अब तो मेरे अंदर उसका स्वीट लव, अपने फ्रेंड का स्वीट लव याद करके ऐसी वेल्थ मेरी लाइफ में आ गई है कि अब मैं कैसा फील करने लगा हूं, मैं इतना अच्छा फील करने लगा हूं, इतना पॉजिटिव फील करने लगा हूं कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सचेंज माई स्टेट। मेरी अवस्था को मैं बिल्कुल भी एक्सचेंज करने के मूड में नहीं हूँ किसी भी राजा के साथ में। राजाएं भले कैसी आलीशान लाइफ जी रहे हो, कितनी इनके पास वेल्थ हो, कितना ही बड़े साम्राज्य हो, आई एम नॉट रेडी टू एक्सचेंज माई स्टेट विद देयर स्टेट, कह सकते हो। मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे राजा बन, मतलब कोई मुझे ऑफर दे तो मैं उसका साम्राज्य, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी कंडीशन को लेने को रेडी नहीं हूं, क्योंकि मैं फिलहाल एक बेटर कंडीशन में हूं। अब मैं बहुत ही धनवान हो चुका हूं मानसिक तौर पे। ठीक है, तो ये अपनी हो गई पोयम पूरी। समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, इसका मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन डालूंगा, तब मैं बताऊंगा इसमें कई चीजें, इसकी राइम स्कीम क्या है, और कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, और भी चीजें, सोनेट, सोनेट के बारे में कुछ बताऊंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।